सोच रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी डील लीगली बुलेट प्रूफ है या नहीं? चलिए आज इसका टेस्ट करते हैं। नमस्ते मेरे सारे फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम बैक। आज हम टीपीए यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के यूनिट 3 की गहराइयों में उतरेंगे। और हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, सो एक एक बात ध्यान से सुनना। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम समझेंगे लिस्ट पेंडेंस, फिर बात करेंगे फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर की, उसके बाद पार्ट परफॉर्मेंस, फिर आएगा द फाइनल एक्ट यानी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और फाइनली बायर सेलर के राइट्स और लायबिलिटीज को देखकर एक क्विक रिवीजन और क्यूएनए सेशन करेंगे। रेडी हो? तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, लिस्ट पेंडेंस सेक्शन 52। सोचो एक सिचुएशन है, ए और बी के बीच एक जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, मगर ए केस के बीच में ही चालाकी से वो जमीन सी को बेच देता है। अब क्या होगा? क्या सी का पैसा डूब गया? यही सवाल का जवाब देता है सेक्शन 52। ये पूरा कॉन्सेप्ट एक लैटिन मैक्सिम पर टिका है, ओट लिटे पेंडेंटे निहिल इनोवेटर। फैंसी लग रहा है ना? सिंपल मतलब है, जब तक केस चल रहा है तब तक कोई नई चीज मत इंट्रोड्यूस करो। ऐसा क्यों? ताकि कोर्ट के डिसीजन की वैल्यू बनी रहे, वरना लोग तो प्रॉपर्टी बेचते रहेंगे और कोर्ट का फैसला बेकार हो जाएगा। अच्छा, तो सेक्शन 52 अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए? 5 जरूरी मसाले हैं इसके। पहला, सूट जेन्युइन होना चाहिए, कोई मिलीभगत वाला फेक केस नहीं। दूसरा, केस सही कोर्ट में यानी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए। तीसरा, उस केस में किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का हक सीधे सीधे सवाल में हो। चौथा, प्रॉपर्टी को बेचने वाला उस केस की पार्टी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा, उस ट्रांसफर से दूसरी पार्टी के राइट्स पर असर पड़ना चाहिए। ये जो बेलमी वी सबीन का केस है ना, इसका कोर्ट एग्जाम में लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। जस्टिस टर्नर ने कहा था कि ये रूल नोटिस पर नहीं, नेसेसिटी पर बेस्ड है। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खरीदार को कोर्ट केस के बारे में पता था या नहीं। ये रूल जरूरी है ताकि लीगल सिस्टम चल सके, वरना केसेस कभी खत्म ही नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जयराम मोदलियार केस में इस डॉक्ट्रिन को और साफ किया। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी मर्जी से यानी वॉलंटरली प्रॉपर्टी बेच रहे हो केस के दौरान, तो सेक्शन 52 लगेगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी का ऑक्शन सरकारी ड्यूज जैसे प्रॉपर्टी टैक्स के लिए हो रहा है, तो वो एक एक्सेप्शन माना जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। चलो फटाफट इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं, एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है। लिस्ट पेंडेंस कब अप्लाई नहीं होगा? जब कोर्ट से परमिशन ली हो, जब सूट ही फर्जी हो, सरकारी ड्यूज के लिए रेवेन्यू सेल हो, या फिर सेल पहले हो गई हो, बस रजिस्ट्रेशन केस के दौरान हुआ हो। और हाँ, अगर सूट सिर्फ रेंट वसूली का है या प्रॉपर्टी को ठीक से डिस्क्राइब नहीं किया गया, तब भी ये रूल नहीं लगेगा। ओके, सो लिस्ट पेंडेंस क्लियर है? ग्रेट। अब चलते हैं अगली सिचुएशन पर। कई बार लोग क्या करते हैं, उन पर बहुत सारा कर्जा होता है और उससे बचने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी किसी को ट्रांसफर कर देते हैं। लॉ इसको कैसे रोकता है? इसके लिए है हमारे पास सेक्शन 53, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। सिंपल भाषा में फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर का मतलब है अपने क्रेडिटर्स यानी जिन लोगों को आपको पैसा देना है, उनको धोखा देने या उनका पेमेंट डिले करने की नीयत से अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे देना। और याद रखिएगा, ऐसा ट्रांसफर वॉइड नहीं होता, वॉइडेबल होता है। इसका मतलब ये ट्रांसफर तब तक वैलिड रहता है जब तक कोई क्रेडिटर आकर इसे कोर्ट में चैलेंज ना कर दे। तो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि ट्रांसफर फ्रॉडुलेंट है? यहाँ भी 5 कंडीशंस हैं। पहला, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ हो। दूसरा, ट्रांसफर असली हो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। तीसरा, सबसे जरूरी, नियत यानी इंटेंट, क्रेडिटर्स को धोखा देने की हो। चौथा, केस सभी क्रेडिटर्स की तरफ से फाइल किया जाना चाहिए। और पांचवा, जैसे मैंने बताया, ये वॉइडेबल तभी बनता है जब कोई क्रेडिटर इस पे एक्शन लेता है। ये एक बहुत ही सटल बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुसाहुर साहू केस में क्लियर हुआ। मान लीजिए आपके 10 क्रेडिटर्स हैं, आप किसी एक को पहले पैसा दे देते हैं उसकी प्रॉपर्टी बेचकर। ये फ्रॉड नहीं है, आप किसी एक क्रेडिटर को प्रेफर कर सकते हैं। फ्रॉड तब होता है जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके उसका फायदा खुद रखने की कोशिश करते हैं। बेनिफिट रिजर्व्ड फॉर द डेटर, यही है फ्रॉड की असली पहचान। अब सवाल उठता है, कोर्ट को नियत का कैसे पता चलेगा? अब्दुल शकूर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सर्कमस्टांसेस से अंदाजा लगाते हैं। क्या ट्रांसफर छुपके से हुआ? क्या प्रॉपर्टी बहुत कम दाम में बेची गई? इन सब से नियत का पता चलता है। लेकिन इसमें एक सेफ्टी वाल्व भी है बायर के लिए। अगर बायर ने गुड फेथ में यानी बिना किसी गलत नियत के और पूरी कीमत देकर प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। चलिए अब एक तीसरी
और बहुत कॉमन प्रॉब्लम पर आते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, पूरा पेमेंट कर दिया, घर में रहना भी शुरू कर दिया, यानी पोजेशन ले लिया, पर किसी वजह से सेल डीड रजिस्टर नहीं हो पाई। अब सेलर लालची हो गया और आपको घर से निकालने आ गया। अब आप क्या करेंगे? यहाँ आपकी रक्षा करेगा सेक्शन 53A, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। ये डॉक्ट्रिन बेसिकली इक्विटी यानी फेयरनेस का एक प्रिंसिपल है। लॉ कहता है कि अगर एक बायर ने लिखित कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपना पार्ट पूरा कर दिया है, पोजेशन ले लिया है, पेमेंट कर दिया है, तो सेलर सिर्फ इस टेक्निकलिटी का फायदा उठाकर उसे बेघर नहीं कर सकता कि सेल डीड रजिस्टर नहीं हुई। ये उस बायर के लिए एक सुरक्षा कवच है। ये टीपीए का सबसे फेमस डायलॉग है और आपके एग्जाम के लिए गोल्ड है। सेक्शन 53A एक शील्ड है, स्वॉर्ड नहीं। मतलब आप इसे अपनी रक्षा के लिए, अपने पोजेशन को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोर्ट में कह सकते हैं, जज साहब मुझे मत निकालो, लेकिन आप इस सेक्शन का इस्तेमाल करके सेलर पर केस नहीं कर सकते कि चलो मेरे नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर करो। ये सिर्फ एक डिफेंस है, अटैक का हथियार नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे एक स्टार मार्क लगा लीजिए। 2001 में एक बड़ा बदलाव आया। उसके बाद सेक्शन 53A का प्रोटेक्शन लेने के लिए आपका अग्रीमेंट टू सेल भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर आपका अग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो 2001 के बाद आपको पार्ट परफॉर्मेंस का डिफेंस नहीं मिलेगा। ये गलती एग्जाम में बिल्कुल मत करना। ये केस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ सेलर ने अपना काम नहीं किया, यानी टाइटल क्लियर नहीं किया, और फिर बायर को बोल रहा है कि तुम बचा हुआ पैसा दो। बायर कैसे दे जब टाइटल ही क्लियर नहीं है? फिर सेलर ने बायर को निकालने का केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, सेलर अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता। बायर विलिंग टू परफॉर्म था, लेकिन उसको सेलर की गलती ने रोका, इसलिए बायर को 53A का प्रोटेक्शन मिलेगा। चलिए, हमने सारी प्रॉब्लम्स देख ली। अब आते हैं मेन इवेंट पर। जब सब कुछ ठीक होता है तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैसे होता है? द फाइनल एक्ट ऑफ ट्रांसफर यानी सेल। सेक्शन 54 इसके बारे में सब कुछ बताता है। सेक्शन 54 सेल को बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन करता है। इसमें दो चीजें हैं, ओनरशिप का ट्रांसफर और वो भी एक प्राइस के बदले। प्राइस मतलब पैसा। अगर पैसे के बदले कुछ और दिया जा रहा है तो वो एक्सचेंज या बार्टर होगा, सेल नहीं। तो दो कीवर्ड्स याद रखिए, ओनरशिप एंड प्राइस। स्टूडेंट्स यहाँ अक्सर कंफ्यूज होते हैं। लेट्स मेक इट क्रिस्टल क्लियर। सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब काम हो गया। ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। ये आपको प्रॉपर्टी पर हक देता है, जिसे हम कहते हैं जूस इन रेम, अ राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। वहीं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। ये फ्यूचर में सेल करने का एक वादा है। इससे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ये आपको सिर्फ सेलर के अगेंस्ट एक पर्सनल राइट देता है, यानी जुस इन पर्सोनम। और ये है दोस्तों एक लैंडमार्क, गेम चेंजिंग जजमेंट है, सूरज लैंप। इसने दिल्ली एनसीआर और कई शहरों में प्रॉपर्टी बेचने का तरीका ही बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसे GPA/विल के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शंस सेल नहीं हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी की लीगल ओनरशिप चाहिए तो आपको एक ही रास्ता अपनाना होगा, ड्यूली स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड सेल डीड। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, तो सेल डीड रजिस्टर हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, अब क्या? इसके बाद बायर और सेलर के क्या राइट्स और लायबिलिटीज हैं? सेक्शन 55 इसकी पूरी लिस्ट देता है। ये एक तरह से डिफॉल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हर सेल पर अप्लाई होते हैं, जब तक कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और ना लिखा हो। तो सेलर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? पहला, प्रॉपर्टी में कोई ऐसी छिपी हुई कमी है जिसके बारे में वो जानता है तो उसे बताना होगा। सारे टाइटल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, सेल डीड बनवा के देनी होगी। जब तक पोजेशन नहीं दे देता, प्रॉपर्टी की देखभाल करनी होगी। और हाँ, सेल की डेट तक के सारे सरकारी ड्यूज जैसे प्रॉपर्टी टैक्स उसे ही पे करने होंगे। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, बायर की क्या ड्यूटीज हैं। अगर बायर को कोई ऐसी बात पता है जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ सकती है और सेलर को नहीं पता, तो उसे बताना होगा। सबसे जरूरी, पूरा पैसा टाइम पर देना होगा। एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान होता है तो वो बायर की जिम्मेदारी है। और सेल की डेट के बाद के सारे टैक्सेस और ड्यूज बायर को ही भरने होंगे। सेक्शन 55 दोनों पार्टीज को एक ऑटोमेटिक सेफ्टी नेट भी देता है, जिसे कहते हैं स्टैट्यूटोरी चार्ज। मान लीजिए सेलर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी पर उसको पूरे पैसे नहीं मिले, तो उसको उस प्रॉपर्टी पर एक चार्ज मिल जाता है, जिसे अनपेड वेंडर्स लियन कहते हैं।
दूसरी तरफ अगर बायर ने एडवांस दे दिया पर सेल पूरी नहीं हुई तो उसको भी उस प्रॉपर्टी पर अपने एडवांस के रिफंड के लिए एक चार्ज मिल जाता है। कितना फेयर सिस्टम है ना। फ्यू, काफी कुछ कवर कर लिया हमने। अब एग्जाम से ठीक पहले वाला मोमेंट। लेट्स डू अ रैपिड फायर रिविजन। अगले 30 सेकेंड्स में पूरे यूनिट के की पॉइंट्स आपके फिंगर टिप्स पर होंगे। रेडी? लेट्स गो। ओके, सेक्शन 52 लिस्ट पेंडेंट्स। केस के दौरान ट्रांसफर किया तो कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करना पड़ेगा। सेक्शन 53 फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। क्रेडिटर्स को चूना लगाया तो ट्रांसफर वॉइडेबल। सेक्शन 53A पार्ट परफॉर्मेंस। पोजेशन बचाने की ढाल पर अग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेक्शन 54 सेल ओनरशिप का ट्रांसफर फॉर अ प्राइस। 100 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। सेक्शन 55 राइट्स एंड लायबिलिटीज। सेलर की ड्यूटी है सच बताना, बायर की ड्यूटी है पैसा देना। सिंपल। चलिए अब नॉलेज चेक करते हैं। पहला सवाल, ए ने अपना घर बी को बेच दिया जबकि सी के साथ उसी घर का केस चल रहा था, तो बी के साथ हुई सेल का क्या होगा? जवाब सिंपल है, सेल वॉइड नहीं है, लेकिन वो कोर्ट के फाइनल डिसीजन के सब्जेक्ट रहेगी। अगर सी केस जीत गया तो बी को घर से हाथ धोना पड़ेगा। यही तो है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी पर बैंक का कर्जा है। वो अपनी 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अपने भाई को सिर्फ 10,000 रुपए में बेच देता है, ठीक बैंक की एक्शन लेने से पहले। अब बैंक क्या कर सकता है? बिल्कुल, बैंक सेक्शन 53 के अंडर केस फाइल कर सकता है और इस ट्रांसफर को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है, क्योंकि यहाँ साफ साफ धोखा देने की नीयत दिख रही है। प्रॉपर्टी भाई को बेची और वो भी इतने कम दाम में। लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। साल है 2024। एक बायर ने एक अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट पर पोजेशन ले लिया है। क्या वो सेक्शन 53A का इस्तेमाल करके अपनी एविक्शन रोक सकता है? इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं। क्यों? क्योंकि 2001 के अमेंडमेंट के बाद पार्ट परफॉर्मेंस का डिफेंस लेने के लिए अग्रीमेंट का रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। सिंपल इज दैट। फैंटास्टिक, आपने टीपीए के इस मुश्किल माने जाने वाले हिस्से को कॉन्कर कर लिया है। ये कॉन्सेप्ट समझना लीगल प्रैक्टिस में आपके बहुत काम आएगा। तो अब आपकी जीत की राह में अगला कदम क्या होगा? कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।